यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द आने वाला है। यूसीसी क्या है? क्या अब तक मजहब के नाम पर देश में सिर्फ और सिर्फ भेदभाव हुआ है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम्स के अगेंस्ट है? ये दोगले मौलाना यूसीसी से इतना चिढ़ते क्यों है? क्या यूसीसी आने के बाद मुस्लिम महिलाओं का वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जाएगा? आइए जानते हैं शुरुआत से अंत तक सब कुछ। भारत विविधताओं और विभिन्नताओं वाला एक सेकुलर राष्ट्र। लेकिन क्या भारत सच में सेकुलर है? क्योंकि अगर भारत सेकुलर है तो देश के सभी नागरिकों पर भारत के संविधान के सभी नियम अप्लाई क्यों नहीं होता? जहां भारत में हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, इवन ज्यूज समेत लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इन्हें एक सूत्र में पिरो कर रखता है भारत का संविधान। लेकिन यह संविधान लोगों में ना चाहते हुए भी अब तक भेदभाव करते आया है, क्योंकि देश के सभी नागरिकों पर एक समान भारत के संविधान के सभी नियम अप्लाई नहीं होता। देखिए, मर्डर, रोबरी, रेप, मोलेस्टेशन, लिंचिंग जैसे किसी भी क्राइम के लिए सभी धर्मों के लिए सभी लोगों पर जो है एक समान कानून है और उसे कहते हैं हम क्रिमिनल लॉ। तो वही पर्सनल लॉज जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन जैसे अलग अलग धर्मों के लोगों पर जो है अलग अलग है। देखिए, जब देश आजाद हुआ था उस समय जो है भारत में बहुत ही ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ था, जिसमें कि लाखों निर्दोष लोगों की जानें गई थी। और जब हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है संविधान बनाया, तब उन्होंने देश के उस वक्त के माहौल के को जो है संज्ञान लेते हुए संविधान को जो है लिखा था। तब उन्होंने भारत के विभिन्न समुदायों के लिए जो है अलग अलग पर्सनल लॉज बनाया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें भारत की दो मेजोरिटी कम्युनिटी हिंदूज और मुस्लिम्स की, तो देखिए, जो हिंदूज के पर्सनल लॉज है वो बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की तरह जो है गवर्न होता है। बट अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो उनके लिए जो एक अलग पर्सनल लॉ है उसे हम कहते हैं मुस्लिम लॉ, दैट इज शरीयत, जो कि 1937 में बनाया गया था, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस। और इसे जो है डिराइव किया गया है कुरान से। मतलब यहाँ पर जो टोटली रिलीजियस एंगल है। देखिए, हिंदू मैन जो है वो एट अ टाइम सिर्फ वन वुमेन रख सकता है, मतलब सिर्फ एक औरत से जो है शादी कर सकता है। बट इन मुस्लिम कम्युनिटी अ मैन कैन मैरी अप टू 4 वुमेन। एंड अगर हम बात करें हिंदू कम्युनिटी में डाइवोर्स के बारे में, तो देखिए, हिंदू कम्युनिटी में कोई भी जो पार्टनर है, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ, तो वो जो है मतलब अगर किसी अपने पार्टनर को जो है अगर उसे धोखाधड़ी देता है तो उस केस में वो गिल्टी रहता है। तो उस केस में जो इनोसेंट पार्टी होता है वो जो है डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकता है। एंड अनदर थिंग इज दैट कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का म्यूचुअल कंसेंट हो तब जाके जो है वो जो एक दूसरे को डाइवोर्स दे सकते हैं। देखिए, बट मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है ना, वहां पर ज्यादातर जो राइट्स दिए गए वो मैन को दिया गया है, मतलब हस्बैंड को दिया गया है। देखिए, हम बात करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की। देखिए, अर्लियर होता क्या था ना कि ट्रिपल तलाक होता था, तलाक 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 इंस्टेंट बोल देता था हस्बैंड, और जो वाइफ है उसे तलाक दे दिया जाता था। और देखिए, फिलहाल तो मोदी गवर्नमेंट ने जो है वर्ष 2017 में ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आई, जिसके कारण जो है इंस्टेंट तलाक जो था, तलाक 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 बोलकर ट्रिपल तलाक बिल उसे हम कहते थे, तो उसके कारण जो है वो इंस्टेंट तलाक खत्म हो गया है। बट अभी भी क्या होता है ना कि तलाक 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 ये अभी भी होता है, बट इंस्टेंट नहीं होता है, मतलब कुछ सर्टेन पीरियड दिया जाता है, 1 महीने या 2 महीने का, तब जो है ये अभी भी वैलिड है। और दूसरा है इला एंड जीहर। ठीक है, इला में बेसिकली होता क्या है ना कि कोई भी हस्बैंड जो है अगर ये वो वॉक कर ले, यानी कि वो जो प्रण ले ले कि मैं अपने वाइफ के साथ जो है 4 महीने तक जो है कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश करूंगा, देन तो उस टाइम पर 4 महीने या फिर उसके बाद जो है वहां पर जो है ऑटोमेटिक, देखिए होता क्या है ना बेसिकली कि हिंदूज में जो है ना शादी जन्म जन्म का साथ है, बट मुस्लिम्स में जो है शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस केस में, इला के केस में, अगर 4 महीने तक वो जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश करता है तो वहां पर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। तो ये भी जो एक फॉर्म है मतलब तलाक का। और है उसके बाद जीहर। देखिए, जीहर में बेसिकली क्या होता है ना कि जो मैन होता है वो जो है अपने वाइफ को जो है मतलब उनके कंसेंट के हिसाब से जो है उसको, अगर वो चाहे तो अगर अपने वाइफ को बोलता है कि आप मेरी माँ हो, आप मेरे बहन की तरह हो, अगर वो गलती से भी बोल देता है तो उस केस में क्या होता है कि वो दोनों एक साथ रहना वो हराम हो जाता है। तो दैट इज जेहर, वो भी एक फॉर्म है तलाक का। और वाइफ के पास भी राइट है, वो है खुला और मुबारक का। देखिए, खुला में होता क्या है ना कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बोलकर, बट यहाँ पर हस्बैंड का भी कंसेंट रहना चाहिए तब जो है, लेकिन यहाँ पर इनिशिएट कौन करता है, वाइफ करती है तलाक लेने के लिए, तब वो होता है खुला। और ऐसे ही कुछ मुबारक है। बट अगर हम बात करें देखिए हिंदू कम्युनिटी में एडॉप्शन की, देखिए एडॉप्शन जो है मतलब कोई भी बच्चा को जो है ना, कोई भी मतलब माँ बाप जो है वो जो है उसे
एडॉप्ट कर सकता है, मतलब उसे गोद ले सकता है। बट मुस्लिम्स में क्या होता है ना कि एडॉप्शन लीगल नहीं है। देखिए यहाँ पर होता क्या है ना कि कुरान में कहा गया है कि आप जो है किसी भी बायोलॉजिकल मदर फादर के बच्चे को जो है अपना नाम नहीं दे सकते, और आप जो है बस उनको एडॉप्ट कर सकते हो बेसिकली, बट आप सिर्फ उनके सिर्फ टेक केयर कर सकते हो, मतलब उनकी आप जो है उनको उनका जो मतलब उनका जो देखभाल कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पर जो है मुस्लिम में क्या होता है ना कि एडॉप्शन करने के बाद जो है बाप जो है अपना नाम नहीं दे पाता है बच्चे को, जो जो बाप जो है अडॉप्ट करता है उसका नाम नहीं मिलता है बच्चे को, और इसलिए जो है उसका जो जायदाद होता है इसलिए बच्चे को उसमें जो है उसको अधिकार भी नहीं मिल पाता है। सो दिस इज अनदर थिंग इन मुस्लिम कम्युनिटी। और उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए प्रॉपर्टी की बात करें, देखिए प्रॉपर्टी में क्या होता है ना कि जो भी माँ बाप का जो भी प्रॉपर्टी होता है, जो भी उसका जमीन जायदाद होता है, वो उसका चाहे बेटा हो या फिर बेटी, उनके बीच जो है इक्वली जो है शेयर होता है इन हिंदू कम्युनिटी। बट मुस्लिम्स में क्या होता है ना कि अगर मान के चले 4 हिस्सा है और दो, एक बेटा और एक बेटी है, तो वहां पर जो 3 हिस्सा मिल जाता है बेटा को और एक ही हिस्सा मिलता है बेटी को, ठीक है। और अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, देखिए हिंदूज में क्या होता है ना कि जब आपकी शादी खत्म हो जाती है यानी कि डाइवोर्स हो जाता है, तो आपके पार्टनर को जो है चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ, जो नहीं कमा पाता है या फिर जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता है, तो उसको जो आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है। बट मुस्लिम्स में क्या है ना, यहाँ पर इद्दत का सीन है, मतलब यहाँ पर एक 3 महीने के लिए बस वो पैसा देते हैं, मतलब अपने वाइफ को जब उनका डाइवोर्स हो जाता है। यहाँ पर मेंटेनेंस का जो है लॉ नहीं है, ये मुस्लिम का, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम लॉ दैट इज शरीयत के बारे में। और देखिए आपको एक इसके बारे में एक बहुत ही फेमस केस है, शाह बानो केस, और इसके लिए तो आपको एक विकिपीडिया पेज भी अवेलेबल मिल जाएगा, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस। ये बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था ना कि एक महिला थी शाह बानो फ्रॉम मध्य प्रदेश, और उनके हस्बैंड थे बहुत ही जाने माने वकील थे, तो उन्होंने जो है अपने वाइफ को जो है अहमद खान ने जो अपने वाइफ शाह बानो को जो है वहां पर उन्होंने तलाक दे दिया था। और तलाक देने के बाद शाह बानो चाहती थी कि उनको कंपनसेशन मिले, उनको मेंटेनेंस के लिए पैसा मिले। इससे उन्होंने जो है भारत सरकार के पास गई और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील किया इसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट में जो है पहले तो वहां पर लोअर कोर्ट में उनको बोला गया था कि आप जो है पैसा दोगे, बट उसके बाद जो मोहम्मद अहमद खान जो है उन्होंने इस बात को जो है उन्होंने चैलेंज किया कि हमारे यहाँ पर जो है इद्दत के तौर पे ही 3 महीने का पैसा दिया जाता है, तो हमारा जो है मुस्लिम लॉ के अनुसार हम जो है तलाक के बाद जो है मेंटेनेंस नहीं दे पाते हैं। इसके बाद जो है उस फैसला को जो है पलट दिया गया था। सो उस टाइम पर जो है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी का विषय बनाया था, और उसके कारण जो है पहली बार मतलब बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो है बात की गई थी। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ और नहीं बल्कि इसे कहते हैं समान नागरिक संहिता, यानी कि भारत के सभी नागरिकों के बीच सामान्य भाव रखना और जो है सभी नागरिकों के बीच जो है एक समान कानून का होना। सो दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान भी है। बेसिकली आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, द स्टेट शॉल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इसका ये हुआ कि भारत में जो है स्टेट या फिर इसे हम राज्य कह सकते हैं या फिर सेंटर जो है इंडेवर यानी कि वो स्टेप ले सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि भारत के सभी लोगों के लिए एक समान कानून का वो जो है प्रावधान बना सकते हैं। बट वहां पर सॉल्व वर्ड है। देखिए बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है वो इस वर्ड से खेलते हैं बहुत, सॉल्व। सॉल्व यहाँ पर क्या अधिकार दिया गया है, मतलब सरकारों के पास, मतलब वो चाहे तब कर भी सकते हैं अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। इसकी वजह से क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि आप क्यों कर रहे हो, आप नहीं भी तो कर सकते हो। सो बेसिकली इसलिए सॉल्व वर्ड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे सरकार आई गई, 70 साल से ज्यादा हो गए, 75 साल हो गया हमारा इंडिपेंडेंस का, हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, बट इन्होंने अभी तक जो स्टेप क्यों नहीं लिया कि वो यूसीसी को इंप्लीमेंट करें। इसका मेन कारण है वोट बैंक का होना। मतलब सभी ने जो है अभी तक सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। देखिए देश में जो बड़े बड़े मौलाना है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस प्रकार भड़कते हैं जो क्या कहा जाए। वे कहते हैं कि मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि वे चाहते कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते। ठीक है, उन्हें तो 4 शादी करना है, जब चाहे तब तलाक देकर महिलाओं को प्रताड़ित करना है, उन्हें जमीन जायदाद में सामान्य हक नहीं देना है, और इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती है मुस्लिम महिलाएं। लेकिन वर्ष 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है जिनके 3-4 पॉलिटिकल वादे थे जो कि मुख्य थे उसमें से, जिसमें से एक था ट्रिपल तलाक, जिसका बिल जो है वर्ष 2017 में पास हो गया और इसके लिए जो है अब कानून भी है।
दूसरा था आर्टिकल 370 जिसको कि वर्ष 2019 में जो है खत्म कर दिया गया था। तीसरा था राम मंदिर जो कि प्रोबेबली 2024 में बनकर तैयार भी हो जाएगा। अब बचा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब पहले बात करते हैं लॉ कमीशन की। देखिए लॉ कमीशन बेसिकली सरकार के कहने पर जो एक फिक्स टेन्योर के लिए गठित किया जाता है, जो सरकार को किसी भी कानून बनाने या फिर खत्म करने के लिए सुझाव देने का काम करता है। देखिए वर्तमान में जो लॉ कमीशन है वो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे कि फरवरी 2020 में जो है गठित किया गया था। 3 वर्ष की अवधि के लिए इसे इनिशियली गठित किया गया था, बट इसे जो अब एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए 14 जून 2023 को जो 22nd लॉ कमीशन ने पब्लिक से और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से यूसीसी के ऊपर अपना ओपिनियन मांगा है, और इसके लिए उन्होंने 1 महीने का समय दिया है, जैसे कि आप लोग भी लॉ कमीशन के वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके। और इससे पहले कि लॉ कमीशन जो है सरकार को यूसीसी के ऊपर जो है कई सारे रिपोर्ट्स दे चुकी है, लेकिन पहली बार हुआ कि ये जो लॉ कमीशन सरकार द्वारा गठित किया गया है उन्होंने पब्लिक से ओपिनियन मांगा है। यानी कि भारत सरकार और जो लॉ कमीशन है वो अभी पूरी तरह से तैयार है कि वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लेकर ही आएगी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और इजिप्ट दौरे से आए और उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के समक्ष एक कार्यक्रम रखा जिसका नाम था मेरा बूथ सबसे मजबूत, और वहां पर जो उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोला। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हालांकि बीजेपी की प्रमुख एजेंडों में से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा है, बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर इतना ज्यादा खुलकर बात किया है। इसकी वजह से जो है अब इस बात की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, और वो भी बहुत ही जल्द। लेकिन फिर मौलाना ओवैसी साहब ने कहा कि सरकार यूसीसी के नाम पर हिंदू सिविल कोड सब पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लॉज को जो है इससे खतरा है और वो जो है मुस्लिम के खिलाफ है। देखिए ये जो है ना, ये लोगों को बरगला रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं। इवन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसे मुसलमानों के खिलाफ किया है, कहा है। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हालांकि ये जो सरकार का बोर्ड नहीं है, ये सरकार द्वारा नहीं चलता है, लेकिन इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है। कारण है कि बहुत सारे मुसलमान जो उनका सपोर्ट। देखिए ये लोग जो है ना, ये क्रिमिनल लॉज को एक चाहते हैं, क्योंकि इस्लामिक लॉ में क्राइम के लिए जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक दंड का प्रावधान है। लाइक चोरी करने पर हाथ काटना, मर्डर करने पर पब्लिकली सरकलम करना। तो वे जो है मुस्लिम लोगों के लिए जो वैसा कानून नहीं चाहते, क्रिमिनल लॉज। लेकिन पर्सनल लॉज जिससे कि इन्हें मजा आता है, इन्हें तो जो है 4-4 यहाँ पर शादियां करनी है, वहां पर ऊपर जाकर जो है 72 हुरे भोगना है। तो ये जो है इनका दोगलापन है। देखिए कांग्रेस, एआईएमएम, अकाली दल, आरजेडी, जेडीयू, डीएमके, समाजवादी पार्टी जैसे दल जहां यूसीसी का विरोध कर रही है, तो वही आम आदमी पार्टी से सपोर्ट कर रही है। आपको बताता चलो कि मुस्लिम लड़कियां लीगली 15 वर्ष की आयु के बाद जो है शादी कर सकती है, क्योंकि ऐसा मुस्लिम लॉ यानी कि शरीयत कहता है, जो कि नाबालिग उम्र में शादी हुआ। तो इस चीज पर लिब्रांडो गैंग जो है वो अपना आवाज नहीं उठाते। आपको पता होगा कि शाहबानू केस के बारे में मैंने बताया, जो कि उनके साथ नाइंसाफी हुआ था। तो इसका क्या, और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं, अनेकों केस है, बट वो सामने नहीं आते, इतना फेमस नहीं होता है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर जो है ना लागू हो जाता है, तो बीजेपी का कहना है कि इससे जो है मुस्लिम महिलाओं का वोट जो है सबसे ज्यादा बीजेपी को आएगा। और आपको बताता चलो कि गोवा जो है वहां पर ऐसा नहीं कि आज से, बल्कि वर्ष 1965 से जो है वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। मतलब वो देश का पहला राज्य है जहां पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। और उसके बाद हम बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर भी जो है ड्राफ्ट जो है बन रहा है। मतलब वहां पर भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानूनें बन रही है, और वो जो है बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। देखिए भारत देश है वो विविधताओं वाला देश है, यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। तो भारत के संविधान में जो है उनके लिए अलग से जो है राइट्स दिया गया है। तो बहुत सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो उनके लिए भी जो है, और जो महाराष्ट्र और गुजरात का स्टेट है, तो वहां पर भी जो है कुछ स्पेशल एक्ट है, कुछ स्पेशल कानून है। तो सरकार जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, तो ये जरूरी बनता है कि उन चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए कानून बनाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे नाजुक चीजें हैं। क्योंकि
कई जगह है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जहां पर कि आपको जो है आप वहां पर जो जमीन नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं खरीद सकते। तो इसके वजह से जो है वो चीज को सरकार को जब भी वो कानून बनाए तो उसे ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो कुछ जगह है वहां पर कि आप जो है लैंड परचेज नहीं कर सकते, घर नहीं ले सकते, मतलब हिंदू एरिया है वहां पर, तो वहां पर आप मुस्लिम जो है वहां पर घर नहीं ले सकता। तो ये भी एक कानून है, तो इसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, लेकिन ना पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री जो है इसे बिल्कुल खत्म करना चाहिए। भले ही आप जो है कुछ स्पेशल एक्ट रखिए, बट पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री को तो हटाइए। और इसके लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, इससे जो है ना किसी और को नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं को जो है सबसे ज्यादा उनको वो जो अपलिफ्ट कर पाएंगे, उनके जो है सबसे ज्यादा मदद हो पाएगा। आपको बताता चलो कि AIMPMLB मतलब कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनके जो मेंबर्स है उन्होंने जो है पहले तो यूसीसी को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया, और अब जो है वो कह रहे हैं कि हम जो ड्राफ्ट बनाएंगे, कानून बनाएंगे हमारा, जिसको कि हम लॉ कमीशन के पास ले जाएंगे और उन्हें बोलेंगे अगर आप यूसीसी इंप्लीमेंट करते हो तो आप जो है शरीयत के इन नियमों को भी इंप्लीमेंट करिए, इसे भी जो है उसमें लाइए। तो ये तो क्या ही कहा जाए, मतलब देश जो है अब कानून से नहीं शरिया कानून से चलेगा। देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, जो है मलेशिया, इंडोनेशिया और जो है इजिप्ट जैसे कई मुस्लिम कंट्रीज है जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन भारत जैसे सेकुलर कंट्री में नहीं है। तो ये तो बहुत ही विडंबना वाली बात हुई ना। देखिए, भारत जो है विविधता और विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ पर जो है सभी को जो है सभी मजहब के लोगों को इक्वली राइट है, ये मिलना भी चाहिए। लेकिन इसको जो है और अच्छे से इक्वल करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वहां पर जो है इस चीज का प्रावधान है। इसलिए जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आएगा तो वो जो है बाय कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वो संवैधानिक है, उसमें कुछ गलत नहीं है।